कैसे हैं आप सभी। तो जैसा आपको मालूम है कि हम लोग नवनीत का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हम लोग जो प्रैक्टिस सेट है वो पार्ट जो रहेगा प्रैक्टिस सेट 3 कर रहे हैं, मैथ सेकंड का, और 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन का ये पहला ए सेक्शन जिसमें 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 में से आपको सिर्फ 2 करना रहता है, ठीक है। 2 करोगे तो आसानी से आपको 4 मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी बात मैं ये बताता चलूँ कि हमारा टेलीग्राम जो चैनल है उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, ठीक है, ताकि आपको नया अपडेट, नए वीडियोज़ का अपडेट जो रहेगा मिलता रहेगा, ठीक है। और इससे पहले मैंने बहुत सी वीडियो डाल दी हैं नवनीत पेपर सॉल्यूशन का। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वो वीडियो ज़रूर देखें, एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल है अगर आप 90+ मार्क्स गेट करना चाहते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं हम लोग। सबसे पहले दिया है कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 35 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर। अपने को क्या फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, डायगोनल फाइंड करना है, ठीक है। इसके अंदर जो डायगोनल दिया है, ये जो डायगोनल है ये फाइंड करना है। अब BC जो दिया 35 दे दिया और DC कितना दिया है 12 दे दिया अपने को, ठीक है। तो ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल है, BC 35, CD कितना है 12 है, BCD 90 डिग्री, बाकी चीज़ें दे दिया है। ABCD और राइट एंगल ट्राइंगल, ABCD जो एक राइट एंगल ट्राइंगल देख सकते हो आप, यहाँ पे 90 डिग्री दिया है तो उसकी पहचान है, ठीक है। तो हम लोग क्या लगा सकते हैं, अगर 90 एंगल है तो हम लोग लगा सकते हैं पैथागोरस थ्योरम। तो पैथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगा दिया गया है। तो पैथागोरस थ्योरम लगाने के बाद तो BD क्या होगा, BD जो रहता है, जो हाइपोटेनुस जो रहता है ना, ये क्या 90 के सामने वाला जो रहता है वो साइड क्या कहलाता है, वो हाइपोटेनुस कहलाता है। तो ये हाइपोटेनुस का स्क्वायर इक्वल होता है बाकी जो रिमेनिंग साइड के स्क्वायर के प्लस के बराबर। तो रिमेनिंग साइड क्या हो गया, एक साइड तो आपका BC हो गया और दूसरा क्या होगा CD होगा। तो यहाँ पे आप CD लिख दो, ठीक है। तो CD का स्क्वायर हो गया आपका, यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं, क्लियर। तो 35, BC कितना दिया था 35, तो यहाँ पे 35 आ गया, और DC कितना था 12, तो यहाँ पे आप 12 लिख दो, बस बहुत आसान था। अब 35 का स्क्वायर कितना दिया 1225 और 12 का स्क्वायर कितना दिया 144। अब दोनों को ऐड कर दो, 5 4 कितना हुआ 9 हो गया, ठीक है। 4 2 6 हो गया, ठीक है। फिर 1 2 3 हो गया और ये 1369 हो गया। तो 1369 हो गया, इसका स्क्वायर रूट करोगे तो किसके बराबर होगा, 37 के बराबर होगा, ठीक है। ये आपका 36 बोल रहा हूँ, 37 आएगा यहाँ पे, 1369, ये आपका 37 आएगा, ठीक है। 37 का स्क्वायर करके आप देख लेना तो आप किसके बराबर होएगा 1369। मैं दोबारा लिख देता हूँ, क्लियर नहीं दिख रहा है, 1369 इक्वल टू होगा 37, ठीक है। तो प्लस कर लेना आप, ठीक है। 1200 को अगर आप प्लस करोगे तो 1369 आएगा, जो बराबर होता है किसके 37, यानी 37 का स्क्वायर अगर मैं पूछूंगा तो किसके बराबर है 1369 के बराबर होता है। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है ये वाला, इन द फिगर PQR एंड PSR आर इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क, है ना, एक ही आर्क के ऊपर इंस्क्राइब्ड है। देखो ये आर्क है, दिख रहा है आपको, इसी आर्क के ऊपर इंस्क्राइब्ड क्या है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल आपको नजर आ रहा है, समझ में आ गया होगा। ये वाला एंगल और ये एंगल, इसका नाम क्या है PQR और ये वाला एंगल का नाम है PSR। नाम चेंज कर देता हूं अलग अलग, ये हो गया आपका, इससे बना है, और दूसरा जो आपका ये इधर है, ठीक है। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। अब PQR और PSR क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ये अपने को प्रूफ करना है। PQR कॉन्ग्रुएंट है PSR के, ये प्रूफ करना अपने को, ये बात आपको समझना है। तो सबसे पहले PQR किसका होगा, हाफ होगा आर्क PXR का, आर्क PX, यहां पे देखो PX दिया है, PXR का PQR क्या होगा, हाफ होगा, ठीक है। तो यहां पे लिखोगे बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम से क्या हो जाएगा, ये इसका हाफ हो जाएगा। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम क्या होता है कि आर्क जो बनाता है ना, जो आर्क बनेगा तो आर्क का जो एंगल बनता है, जो सर्कमफ्रेंस पे, सेम सर्कमफ्रेंस पे जो एंगल बनता है इस आर्क की मदद से, उसका क्या होता है, हाफ होता है। यानी इस तरह से बोलोगे कि ये जो है ना, ये जो तुम्हारा हो गया आर्क हो गया, ये तुम्हारा आर्क हो गया। अब इस आर्क है ना, इस आर्क के हेल्प से ये जो एंगल यहां पे बनेगा तो ये क्या होगा, इसका हाफ होगा, इसका हाफ होगा। अगर ये 80 है तो ये कितना होगा 40 होगा। तो इसको क्या बोलते हैं, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया आप सभी को।
तो इसको क्या बोलते हैं, हाफ बोलते हैं। तो हम लोग बोलेंगे ये पी एक्स आर जो है, इसका नाम जो है, जो भी नाम है, तो इसका क्या होगा, हाफ होगा। कौन सा एंगल होगा, पी क्यू आर, इसका हाफ होगा। ठीक है, नीचे वाला भी पी क्यू आर किसका हाफ है, पी क्यू आर हाफ है इसका आर्क का, तो इसी आर्क का हाफ ये क्या होगा, पी एस आर भी होगा, क्योंकि ये भी किससे बन रहा है, सेम आर्क से बन रहा है। तो एंगल क्या आएगा यहाँ पे, पी एस आर। ठीक है, तो पी एस आर हो गया, है ना। अब ये दोनों इक्वल है, सेम नाम आया है। अगर लेफ्ट साइड दोनों इक्वल है तो राइट साइड भी दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। इसका मतलब यहाँ पी एस आर है तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ आएगा पी क्यू आर, जैसा नीचे के दिया हुआ भी है। ठीक है, यहाँ पे दिया है पी क्यू आर पी एस आर, सेम लिखना था। और यहाँ क्या लिखना है, सेम ऊपर वाला जो ऊपर दिया है सेम टू सेम यहाँ पे नीचे भी आप लिख देना है। क्लियर, समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट ले लो, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये देखो, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन जो दिया आपका, 1/1 प्लस साइन थीटा 1/1 माइनस साइन थीटा। अगले लाइन में क्या किया है, अगले स्टेप पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऊपर जाएगा, तो देखो ये 1 आ गया, तो यहाँ क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। ठीक है, अब यहाँ का मल्टीप्लाई उस तरफ करेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर जाएगा, क्रॉस में जाएगा यानी कि ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा, तो यहाँ भी 1 प्लस साइन थीटा आ गया। और फिर नीचे का दोनों है, डिनोमिनेटर में जो पार्ट है दोनों आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई कर दिया है। फिर उसके बाद क्या होगा, देखो अब ये प्लस में था, है ना, +1 है, यहाँ पे दिया साइन थीटा, माइनस में था, ये प्लस में था, तो माइनस प्लस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचेगा, 1 और 1 कितना बच गया, 2 बच गया। देखो नीचे दिया भी है, 2 ऊपर लिख सकते हो, है ना, अलग से लाने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे देख के अगले स्टेप से आप पहले स्टेप का फायदा उठा सकते थे। यहाँ पे 2 था तो इसका मतलब यहाँ पे 2 होगा। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। कहाँ से आया, यहाँ से आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब यहाँ पे क्या आ गया, देखो ये माइनस, इसको अगर इस तरफ लेके चले जाओ क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ से बनता है, कैसे बना समझ में आया, ये यहाँ से बना, इसलिए इसके जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिखोगे, कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। और हमको मालूम है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है ना, 1/cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के। ये किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। समझ में आया बच्चों कैसे लिखना, तो क्या होता है उसका रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग, सॉल्व करना है ना। ये पैथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं है। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे, तो लार्जेस्ट जो साइड है, तो लार्जेस्ट साइड क्या 35, उसका 35 का स्क्वायर ले लो, प्लस बाकी जो साइड है, लार्जेस्ट साइड 37 है, 37 का स्क्वायर ले लो, 35 का स्क्वायर ले लो, प्लस 12 का स्क्वायर ले लो। 37 का स्क्वायर अभी कुछ देर पहले हमने देखा, क्या लिखा था, 1369 था। 35 का स्क्वायर बताओ कितना होगा, आप बोलोगे 35 का स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर 25 और 9 12 होता है, इसका 144। अब दोनों को ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 1369 हो जाएगा, 1369। तो इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, पैथागोरियन ट्रिपलेट होगा किसकी वजह से, कन्वर्स ऑफ पैथागोरस थ्योरम। तो लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ पैथागोरस, कन्वर्स ऑफ पैथागोरस थ्योरम की वजह से क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, पैथागोरियन ट्रिपलेट हो जाएगा। तो लिखोगे देयरफॉर 12 35 37 इज अ पैथागोरियन ट्रिपलेट। क्या लिखोगे, पैथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, तो समझ में आया कैसे आया, है ना। और यहां पे चाहो तो स्टार्ट में लिख दो लार्जेस्ट साइड, लार्जेस्ट साइड
स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर रिमेनिंग साइड। यहाँ पे पूरा चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो आप चाहो लिखो, नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा, है ना। सिर्फ आप यहाँ से स्टार्ट करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जैसा दिया हुआ है यहाँ पे, है ना। क्या दिया है, फिगर दे दिया है। तो सबसे पहले क्या करोगे, ड्रॉ कर लो। तो मैं लिखूंगा ड्रॉ y x एंड y z। ठीक है, मैंने क्या कर लिया, y x को ज्वाइन कर लिया किस, और y z को ज्वाइन कर लिया। सबसे पहले इसको ज्वाइन कर लो आप, फिर उसके बाद आपने y z को भी ज्वाइन कर लिया। ये क्लियर हो गया आपको। फिर उसके बाद आप आओगे इसके अंदर, ठीक है। अगर मैं देखूँ तो वाई बी जो इक्वल होगा वाई जेड के, है ना, वाई बी इक्वल है वाई जेड के अंदर। वाई बी यहां पे लिखो वाई बी सेग वाई बी इक्वल टू सेग वाई जेड। क्या है, किस वजह से, रेडी ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल के रेडियस होने की वजह से वाई बी जो है वाई जेड के इक्वल होगा। ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल हो गया। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या हो जाएगा, अगर मैं ट्राइंगल के अंदर बात करूंगा, कौन सा ट्राइंगल, वाई जेड बी के अंदर बात करूंगा, तो अगर ये दोनों इक्वल है तो आइसोसेलेस जो होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम का जो इस्तेमाल होगा, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, एंगल बी और एंगल जेड जो होगा वो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बोलूंगा इन ट्राइंगल वाई जेड बी एंगल वाई बी जेड, एंगल वाई बी जेड कॉन्ग्रुएंट टू हो जाएगा एंगल वाई जेड बी के, है ना, वाई जेड बी के। ट्राइंगल थ्योरम, आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम के बेस पे क्या हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं इसको समझाता हूं, इसको समझने की कोशिश करना, ये क्यों हुआ, है ना। अभी दो ट्राइंगल है ना, एक ट्राइंगल ऐसा मैं बना देता हूं, आपको मालूम होगा, आपने प्रॉपर्टी पढ़ा होगा कि एक ट्राइंगल के अंदर अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये और ये दोनों एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। ये दोनों एंगल, दो एंगल क्या होगा, सॉरी दो साइड इक्वल होता है, तो उसके अपोजिट जो एंगल होता है वो भी क्या होता है, इक्वल होता है। यही आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम है। ठीक है, ये उसकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी भी आप बोल सकते हो कि अगर दो साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। बस उसी का यूज यहाँ पे किया गया है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर मैं बोलूंगा वाई बी जेड इक्वल है ना इसके, तो वाई जेड ए भी इक्वल है, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर, तो आगे मैं बढ़ता हूँ। इसी तरह अगर मैं एक पॉइंट और ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, दूसरे वाले ट्राइंगल के अंदर, ये वाला छोटा वाला जो ट्राइंगल है इसके अंदर देखो, एक्स वाई एक्स ए बराबर किसके, एक्स जेड के, जो आपके एक्स ए किसके बराबर है, एक्स जेड के। ठीक है, एक्स जेड बना देता हूं मैं, आपको समझने में आसानी होगा। ये जो आपका एक्स ए है, ठीक है, ये एक्स है और ये इधर वाला एक्स जेड है, तो मैं बोलूंगा एक्स ए सेग एक्स ए इक्वल है सेग एक्स जेड के। रीजन क्या है, सेम रीजन है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल के रेडियस है। देखो ये भी यहां तक, ये भी यहां तक, तो लिखोगे रेडी ऑफ सेम सर्कल एक ही सर्कल के रेडियस है, इस बेस पे दोनों क्या है, इक्वल हो गया। इतना क्लियर हो गया आपको। अब देखो आगे की बात करते हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल का थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे और इनके सामने वाला जो ये एंगल
और ये एंगल, ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसके सामने ये वाला और ये इसके सामने ये वाला। ठीक है, एक्स जेड के सामने वाला जो एंगल है क्या है, ए है, और ए एक्स जो एंगल है ये ऊपर वाला ए एक्स, इसके सामने वाला जो एंगल है ये जेड है। ठीक है, फिगर को अलग करके मैं बताऊं तो कुछ इस तरह से बनेगा। देखो ये जो एंगल है इसके सामने वाला ये रहेगा। ठीक है, तो ये एंगल क्या था, जेड, जेड के सामने वाला क्या है, ए एक्स, है ना, ए एक्स के सामने वाला क्या है, जेड है। बात समझ में आया। और यहां पर जो है आपका इसके सामने वाला जो है ए जेड के सामने वाला क्या है, ए एक्स है। ये क्लियर हो गया आपको, बस यहां पे वही इस्तेमाल हुआ है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल एक्स ए जेड, एंगल ए, एंगल जो है एक्स ए जेड, जेड कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल एक्स जेड ए, एंगल एक्स जेड ए के। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना, थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे यहां पे भी, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। ठीक है, यहां पे भी आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम का यूज हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, अब देखो इसके बाद एक्स वाई जेड आ गया आपका, है ना, एक्स वाई जेड आ गया और यहाँ पे एक्स जेड ए आ गया। ठीक है, अच्छा इस पे यहाँ पे पॉइंट और बढ़ा सकते हो, 33 करके लिख सकते हो आप। क्या लिख सकते हो कि यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो एक्स जेड ए भी लिख सकते हो। अगर ये वाई जेड ए है तो वाई जेड ए को क्या लिख सकते हो आप, ये पूरा देखो यहां से लेकर वाई जेड ए है ना, जेड कॉमन किसके लिए, वाई जेड ए के लिए भी कॉमन है, और जेड कॉमन किसके लिए, एक्स जेड ए के लिए भी कॉमन है। तो आप सिर्फ एक्स जेड लिख भी सकते हो, है ना। तो ये हो जाएगा, आप यहां पे लिख दोगे वाई बी जेड कॉन्ग्रुएंट टू हो जाएगा एक्स जेड ए, इसके जगह पे क्या लिखोगे, एक्स जेड ए लिख दोगे। इसको नंबर 2 दे दो, नंबर 1 दे दो। ठीक है, वाई बी जेड सेम रखा है हमने, और वाई जेड बी के जगह हमने क्या लिया है, एक्स जेड ए ले लिया है। ठीक है, यहीं तक, यहां से स्टार्ट करके यहां पे खत्म कर दिया, क्योंकि यहां पे एंगल सेम है दोनों के लिए, तो जेड लिया, इसको नंबर दे दो। ठीक है, अब यहां नंबर 2 है, अब इसको नंबर, आपने ऊपर वाले को नंबर 1 दे दिया, इसको नंबर 2 दे दो। ठीक है, अब दोनों जगह देखो एक्स जेड ए जो कॉमन है, यहां पे भी एक्स जेड है, यहां पे भी एक्स जेड है, यानी राइट साइड कॉमन है, सेम है। तो राइट साइड सेम है तो हम लोग बोल सकते हैं जो लेफ्ट साइड जो है, लेफ्ट साइड मतलब ये वाला एंगल जो है वाई बी जेड और एक्स ए जेड, ये भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो मैं इसको यहां पे लिख देता हूं नीचे, यहां लिखूंगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या हो जाएगा, एंगल वाई बी जेड कॉन्ग्रुएंट टू हो जाएगा एंगल एक्स ए जेड। अब दोनों क्या हुआ, दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गया, इक्वल हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं, देखो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल थ्योरम का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल में क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए। अगर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल की बात करूं तो देखो ये जेड जो दिया है, ठीक है, किसकी बात कर रहा है, देखो वाई बी जेड की बात कर रहा है, वाई बी जेड यानी कि ये एंगल, और एक्स ए जेड ये एंगल, एक के ऊपर दिख रहा है, एक के ऊपर ही, है ना। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का जो प्रॉपर्टी उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, ये दोनों लाइन जो हो जाएगा, कौन सा लाइन, ये वाला और ये वाला, दोनों क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। वही अपने को प्रूफ करना था, देखो। ठीक है, तो देयरफॉर डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, इसके बाद क्या लिखेंगे, ये पार्ट लिखेंगे सेग ए एक्स पैरेलल टू सेग बी वाई। ये लिखने के बाद ये पार्ट लिखोगे, उसके फौरन बाद आपको ये लिखना है और लिखोगे बाय करस्पॉन्डिंग एंगल, है ना, थ्योरम। प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। ठीक है, बाय करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस, ये पूरा लिखना है। उसके बाद आपको ये लिखना है, लास्ट में जो दिया हुआ है ये पार्ट, उसके बाद लिखना है। समझ में आया कैसे करना था,
काफ़ी मुश्किल और टफ क्वेश्चन था, तो ये समझना जरूरी है। आपको क्या करना था, कैसे भी करके आपको जेड वाला एंगल जो है ना, और ये वाला एंगल सॉरी यहाँ पे ए एंगल और बी वाला एक के नीचे एक जो करस्पॉन्डिंग एंगल है उसको क्या प्रूफ करना था, दोनों को इक्वल प्रूफ करना था। जैसे करस्पॉन्डिंग एंगल बता दिया, प्रूफ कर दिया, तो क्या होता है उसका लाइन करस्पॉन्डिंग एंगल कब बनता है, जब दो पैरेलल लाइन के ऊपर बनता है। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जैसे वो करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, दोनों लाइन जो हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा, लाइन एक्स और बी वाई दोनों क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप। क्या सवाल दिया है यहाँ पे, ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 3.4 सेंटीमीटर। एक सर्कल ड्रॉ करना है, कंस्ट्रक्शन वाला है, 3.4 सेंटीमीटर का। ड्रॉ कॉर्ड एम ऑफ लेंथ 5.7 और एम नाम का एक कॉर्ड ड्रा करना है जो 5.7 लेना है ना। फिर उसके बाद बोला कंस्ट्रक्ट टेंजेंट एम एंड एन टू द सर्कल, और उसके बाद क्या बोला है, एक टेंजेंट बनाना है एम और एन उसके ऊपर बनाना है। क्लियर, बहुत आसान है। तो सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करना है 3.4 का, वो ड्रॉ कर लो आप। तो मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ इस तरह से 3.4 का। ठीक है, इसका रेडियस क्या है, 3.4 है। तो 3.4 हम लोग रेडियस यहाँ से ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे सेंटर लेता हूँ और 3.4 ले लेता हूँ। इतना क्लियर हो गया आपका, ये तो बन गया। आप बोला एक कॉर्ड लेने का है, एक मिनट, पहले आप रेडियस मत लो, उसके पहले कॉर्ड ले लो। कॉर्ड कैसे लोगे, देखो कॉर्ड लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5.4 का बोल रहा है। ठीक है, तो 5.7 बोल रहा है, तो आप कंपास रखो यहाँ पे पॉइंट पे, और जहाँ 5.7 टच करेगा या स्केल की मदद से जहाँ पे भी टच करेगा वहाँ पे एक बना लो। इस तरह से कुछ आपका बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा। फिर ये सेंटर लो, और जो दो रेडियस है आपका, एक रेडियस यहाँ बनेगा, इसको ज्वाइन कर दो, एक रेडियस यहाँ बनेगा, ये ज्वाइन कर दो। ठीक है, ये कितना है आपका 5.7, ये आ गया आपका 5.7। ये आपका कॉर्ड था, उसका नाम क्या बोला था, एम एन, तो इसका नाम लिख दो एम और एन। ठीक है, बहुत आसान था, मैंने समझा दिया आपको कैसे करना था। एक कॉर्ड अपने हिसाब से कुछ भी ले लो, स्केल के हिसाब से जहाँ भी 5.7 आएगा वहाँ पे बना लेना। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूँ मैं। आगे क्या बोला है, कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट एट एम एंड एन टू द सर्कल। एक टेंजेंट बनाना है एम और एन के ऊपर। ठीक है, ये कितने का है, 3.4 का है, ये भी 3.4 का है। तो आप क्या करोगे, 3.4 एक सीधी लाइन, मैंने उस दिन भी बताया, इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि आपको एक सीधी लाइन ड्रॉ करना है आगे तक, यहाँ पे भी एक सीधी लाइन ड्रॉ करना है आगे तक। ये ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, उस टाइम मैंने बताया था आपको कि ये 3.4 है, तो 3.4 यहाँ से 3.4 तक एक पॉइंट और ले लो, यहाँ पे 3.4 एक पॉइंट और ले लो। ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्या करोगे आप, मोर देन हाफ लेकर एक कट ऊपर करो, एक कट नीचे करो। ठीक है, इस तरह से कट करोगे मोर देन हाफ लेकर, तो ये जो तुम्हारा यहाँ पे ऊपर कट होगा और यहाँ पे इस तरह से इसका कट होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे कट करना था। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, कंपास यहाँ रखोगे और यहाँ पे कट करोगे ऊपर की तरफ और यहाँ पे करोगे। पहले मैंने बोला यहाँ पे रखोगे, कंपास यहाँ रखोगे और इस तरह से ऊपर कट करोगे, नीचे करोगे। ठीक है, मोर देन हाफ लेना है, कितना लेना है, मोर देन हाफ। फिर यहाँ पे रखना है आपको कंपास, एक ऊपर कट करना है, एक नीचे कट करना है। ठीक है, इस तरीके से कट करना है। जब यहाँ पे कट करोगे आप तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे इस तरह से लाइन बन जाएगा। अब जो कट हुआ है दोनों को क्या करोगे आप, ज्वाइन कर दोगे, तो यहाँ पे इस तरह से टेंजेंट बन जाएगा। क्लियर, कैसे टेंजेंट बनाना है, सेम मेथड वहाँ पे भी इस्तेमाल करना आपको। ये पॉइंट पे भी, यहाँ पे भी क्या करोगे, सेम यहाँ पे रखोगे, मोर देन हाफ लेकर इधर कट करोगे, मोर देन हाफ लेकर इधर कट करोगे। ठीक, यहाँ पे भी मोर देन हाफ लेकर ऊपर कट करोगे, नीचे कट करोगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे किया था सेम यहाँ पर भी वैसे ही करना है। फिर उसके बाद क्या करोगे, इस तरह से मिला दोगे आप, तो यहाँ पर भी आपका टेंजेंट इस तरह से बन जाएगा। समझ में आया, दोनों टेंजेंट बन गया। नाम यहाँ पे दिए थे, यहाँ पे भी चाहे तो नाम दे सकते हो आप, जो भी नाम देना है। सेंटर मैंने ओ दे दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आसानी से आपको सॉल्व करना था। यहाँ पे एरो हेड दे दो, एक एरो हेड इधर दे दो, इस तरीके से। ठीक है, तो आसानी से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके भी देख लेना एक बार, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, आसानी से मार्क्स मिलेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हमको बढ़ना है। इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लो आप।
इन द फिगर सेक पी एस परपेंडिकुलर है आर क्यू के ऊपर, सेक जो पी एस है परपेंडिकुलर है आर क्यू के ऊपर, ये दिया है, और क्या दिया है क्यू टी जो परपेंडिकुलर है पी आर के ऊपर, ठीक है। और अपने को फाइंड क्या करना है, क्यू टी फाइंड करना है, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है उसको फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे फाइंड करोगे, देखो ये ट्राइंगल जो दिया है ऊपर वाला, वो ट्राइंगल ले लो। तो ऊपर वाला ट्राइंगल ले लूंगा तो लिखूंगा मैं इन ट्राइंगल का नाम क्या है, पी आर क्यू, ठीक है। अब इसके अंदर कौन सा इस्तेमाल करोगे फार्मूला, है ना, एरिया मालूम करने वाला फार्मूला इस्तेमाल कर दो। तो एरिया मालूम करने वाला फार्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या नाम है, पी क्यू आर लिया हमने, या पी आर क्यू लिया, पी आर क्यू। देखो अगर मैं ऊपर की तरफ से आऊं, जब इस तरह से आऊंगा, है ना, इसको मैं बेस ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, बेस। जब मैं ऊपर वाले को बेस ले रहा हूं, पी आर को बेस ले रहा हूं, तो मेरा हाइट क्या होगा, ये वाला पार्ट मेरा हाइट होगा, बात समझना, ये वाला पार्ट मेरा हाइट होगा। मैं ऊपर से बेस ले रहा हूं, बेस जब मैं ये ले रहा हूं, ठीक है। तो मैं लिखूंगा फॉर्मूला क्या है, बेस क्या हो जाएगा हमारा, बेस इंटू हाइट होता है ना, तो बेस हमारा पी आर है, ठीक है, 1/2 पी आर मल्टीप्लाई बाय हाइट क्या है, क्यू टी, तो यहां लिख दोगे क्यू टी। अब वैल्यू पुट कर दो, तो वैल्यू पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी आर क्यू, पी आर कितना हमारे पास, तो पी आर हमारे पास 12 है, और क्यू टी हमारे को फाइंड करना था। अब इसी तरह दूसरा वाला ट्राइंगल, है ना, सिमिलरली अब इस बार क्या है, बेस क्या लो, नीचे वाला आर क्यू को बेस ले लिया मैंने। जब आर क्यू बेस होगा तो हाइट क्या होगा हमारा, पी एस हाइट होगा हमारा, ठीक है, पी एस क्या होगा, हाइट होगा। तो फिर से ट्राइंगल सेम वही था, पी आर, ट्राइंगल सेम वही है, मगर इस बार बेस क्या है, नीचे वाला ले रहे हो, आर क्यू को ले रहे हो। तो यहां पे लिखोगे 1/2 आर क्यू, और हाइट क्या ले रहे हो, पी एस, तो यहां लिखोगे पी एस। तो 1/2 हो गया, आर क्यू कितना हमारे पास, तो आप देखोगे आर क्यू जो है 6 है, और पी एस कितना दिया है, वो भी 6 है, 6 ले ली। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी आर क्यू, अब दोनों किसी का एरिया है, सेम ट्राइंगल का एरिया है, देखो यही ट्राइंगल यहां पर भी, यही ट्राइंगल यहां पर भी है, यानी लेफ्ट साइड दोनों का इक्वल है, तो इसका मतलब राइट साइड भी इक्वल होगा। इसको नंबर 1 दे दो, इसको नंबर 2 दे दो। तो यहां लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से क्या आ जाएगा, 1/2 12 मल्टीप्लाई बाय क्यू टी, दूसरा वाला 1/2 6 मल्टीप्लाई 6, ठीक है, 6 मल्टीप्लाई 6 आ जाएगा। देखो ये दोनों तरफ 1/2 है, आपको दोनों तरफ 1/2 दिख रहा है, 1/2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब 12 उधर चले जाएगा, क्यू टी 6 मल्टीप्लाई 6, तो 6 और 6 का मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाता है, 36, और यहाँ कितना आ गया, 12 यहाँ गया, डिवाइड में चले गया। किसके टेबल से डिवाइड होता है, 12 के टेबल से डिवाइड होता है, 12 4 जा, है ना, 12 3 जा, सॉरी, तो क्यू टी कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।